वेलकम। और चाय पे चर्चा में आज मुलाकात होने वाली है युवा कवि डॉक्टर योगेश कुमार सिंगल से, और उनसे बातचीत कर रहे हैं महेंद्र सिंह लालस। तो आइए सुनते हैं चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर योगेश सिंगल। डॉक्टर सिंगल, आपका स्वागत करते हैं। आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं, साथ में दूसरे क्रिएटिव काम भी करते हैं, और इन सब के बीच में एक क्षेत्र ऐसा चिकित्सा जिसमें भी आपकी दखलंदाजी है। पहले तो चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कवर कैसा है? जी सर, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मुझे चाय पे चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में मैं आया था सन 2001 में, जब मेरा एडमिशन रविन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय उदयपुर में हुआ। और उदयपुर इतना प्यारा शहर है कि मैं यहीं का होके रह गया। उसके बाद से मैं MBBS भी यहीं से किया, और उसके बाद में MD करने का सौभाग्य भी मुझे इसी कॉलेज से ही प्राप्त हुआ। MD फिर आपने किस में किया? MD में कम्युनिटी मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ, PSM डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उस सब्जेक्ट से संबंधित है। डॉक्टर सिंगल, ये कम्युनिटी हेल्थ या पब्लिक हेल्थ ये होता क्या है दरअसल, और इसका विशेषज्ञ डॉक्टर करता क्या है? पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर्स का जो मुख्य काम है वो आम जन की जो सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन स्वास्थ्य समस्याओं से डील करना। और जैसे कि अभी नियर ही हम कोविड पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो कोविड पेंडेमिक के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि हमें एनालाइज करना है, डेटा को एनालिसिस करना है, या डोर टू डोर जाके सर्वे करवाना है, तो जो भी जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से डील करना, ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का काम होता है। ये क्षेत्र आपने चुना या आपको ऐसे ही मिल गया? नहीं, मैंने चुना है, ऐसे ही नहीं मिला। क्या कारण रहे इसको चुनने के पीछे? चुनने के पीछे कारण ये रहा कि पब्लिक हेल्थ में फील्ड वर्क रहता है, और शुरू से ही मेरा रुझान था फील्ड में जाके लोगों के लिए काम किया जाए, लोगों से मिला जाए। क्योंकि जो एक मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं वो अपने एक घर पे या क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट देखते हैं, उनका सामाजिक दायरा थोड़ा कम होता जाता है। मैं शुरू से सोशल रहा और काम भी मैंने इस क्षेत्र में किया, तो इस वजह से मैंने इस विषय को चुना। डॉक्टर योगेश सिंगल आपसे बातें जारी रखेंगे। फिलहाल सुनते हैं गीत। चाय पे चर्चा में हमारे साथ है डॉक्टर योगेश कुमार सिंगल। डॉक्टर सिंगल, ये बताएं कि मेडिकल के क्षेत्र में जब आप आ गए तो इस क्षेत्र के साथ साथ दूसरे क्रिएटिव काम, उनके लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा पैशन है या जो भी हम दिल से करना चाहते हैं, चाहे वो लीक से हटकर हो या हमारे परंपरागत कार्य से हटकर हो, उसके लिए समय अपने आप निकल जाता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे कोई भी क्रिएटिव वर्क करने के लिए या अपना कुछ भी लिखने के लिए, लेखन के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत पड़ी हो। ये काम मेरा चिकित्सा के काम के साथ साथ ही ये भी पनप रहा है। ये बताएं कि लिखना कवर कैसे शुरू किया, और ख़ास तौर पर कौन कौन सी विधाएं ऐसी रही जिनमें आपने लिखा? मैं आपको शायद थोड़ा अचरज होगा सुन करके, 6th क्लास में जब मैं था तब से मुझे पढ़ने का शौक हुआ। लिखना मैंने बाद में सीखा, और सीखा या ऐसा भी नहीं कह सकते सीखा, क्योंकि ये तो एक शफ़ा है जो कुदरत ने या ऊपर वाले ने अपने आप दे दिया। ऐसा कभी मैंने सोच करके नहीं लिखा कि मैं कुछ लिखूं। जो भी लिखा हुआ है वो अपने आप ही अंदर से उपजा है। और जब कम उम्र में था, अराउंड 10 ईयर या 10 साल की उम्र में था, तो उस समय गाने सुनने का शौक था। तो गानों में जो अंतरे होते हैं, उन अंतरों पे मैं नए अंतरे लिखना, मैंने अपने आप ही मुझे गुनगुनाते हुए कुछ नया अंतरा बन जाता था। तो वो जो मैं लिख लेता था उनको उस समय, धीरे धीरे वक्त के साथ में अराउंड में जब 15 साल की उम्र में था, 97-98 की बात है, तब मैंने कुछ नया लिखा, कुछ लिखना शुरू किया, उनको मैंने डायरी में नोट किया, और फिर सिलसिला तब से चालू हो गया। तो विविध भारती वगैरह पे आप गाने सुनते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं कि ये जब गीत सुनते थे, कौन सा गीतकार उन दिनों ऐसा था जो आपको अच्छा लगता था, या जिसके गाने पे अंतरे आप ज्यादा जुड़ा करते थे? गीतकार में तो सर उस समय सच बताएं तो इतना अनुभव ही नहीं था कि गीतकार और गायक जो हैं दोनों अलग होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये बिल्कुल अनुभव नहीं था, क्योंकि उम्र बहुत कम थी, छोटी उम्र थी, और छोटी उम्र में इतना समझ पाना, और जो मेरा बैकग्राउंड था वो एक गांव से, छोटे विलेज से था, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें सोच पाना, ये सब मुमकिन नहीं होता था। बाद में लेटर ऑन जब हम बड़े हुए तब मालूम पड़ा कि जिन गानों को सुनने हैं वो सब आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं, या गुलजार ने लिखे हैं, या जावेद अख्तर ने लिखे हैं। सब चीज़ें तो बाद में मालूम हुई। तो बाद में जब आपको पता चला तो कौन से गीतकार आपको ज़्यादा पसंद आए?
फिर जब बाद में मालूम चला तो मुझे गज़लों पे मेरा रुझान बढ़ गया था। तो जैसे राहत इंदौरी साहब की गज़लें पसंद आने लगी, कैफी आज़मी है, तो ये सब लोग थे, इनकी गज़लें मुझे अच्छी लगने लगी। तो इसी बात पर सुनते हैं कैफी आज़मी साहब की लिखी हुई ये गज़ल। चाय पे चर्चा में शरीक है हमारे साथ डॉक्टर योगेश कुमार सिंघल। योगेश जी, आप लिखते हैं और ख़ास तौर पर गज़लें लिखते हैं जी, तो गज़लें लिखना कब और कैसे शुरू किया? इसकी बाकायदा किसी से आपने ट्रेनिंग वगैरह ली या सब चीज़ें स्वतः ही होती गई? और दूसरा प्रश्न ये कि गज़लों के अलावा कविताएं, गीत या दूसरी चीज़ें भी आपने लिखी या उनसे परहेज किया? दरअसल हुआ ऐसा था कि जब मैं ये गानों के अंतरे जब लिखना शुरू किया तो उस दौरान अराउंड मैं कुछ 15 साल का रहा हूँगा, तब जाकर के मैंने कुछ कविताएं या गज़ल जिनको बोल सकते हैं वो लिखना शुरू किया। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो कविता है, गज़ल है, नज़्म है या कथा है, कुछ नहीं पता था, बस लिखना था। तो लिखते रहे। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था उस समय, मोहम्मद शाहिद, उससे मैंने जिक्र किया कि भाई मैं इस तरह से लिखता हूँ। और तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने उन्हें कहा कि मैं शायर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आपको शायर बनना है तो आपको उर्दू का अनुभव होना चाहिए। तो मैंने पिताजी से बात की, पापा को बोला कि भाई पापा मेरे को उर्दू सीखनी है। और मेरा दोस्त मोहम्मद शाहिद है कह रहा है कि मदरसे में हाजी साहब पढ़ाते हैं, तो मैं जाना चाहता हूँ। तब मैं कुछ 9वीं क्लास में था, तो पापा ने कहा ठीक है जाओ, लिबरल थे। और मैं गया, कुछ समय मैंने उर्दू का ज्ञान हासिल किया, पर वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मैं नहीं कर पाया। 2-3 महीने मैंने कुछ अलिफ बे पे सीखा और कुछ शब्द सीखे। वहाँ से फिर और आगे बढ़ते गए। और पढ़ने का शौक़ था, इस वजह से नई नई शब्दावली, वोकेबलरी हमारी बढ़ती गई और उन्हीं शब्दों का उपयोग हम हमारी गज़लों में या कविताओं में करते रहे। गज़लों को लेकर बहुत सारी बातें। गज़ल एक तरह से यूँ देखा जाए तो भारत की ही देन है दुनिया को, लेकिन उर्दू के साथ साथ देश में बहुत सारी भाषाओं में, यहाँ तक कि लोक भाषाओं में भी गज़लों का सृजन हुआ है। यानी राजस्थानी गज़लें भी लिखी गई हैं और मेवाड़ी में भी लोग गज़लें लिख गए। तो गज़लें लिखने के लिए आपको उर्दू ही सीखनी थी, ऐसा क्यों सोचा? हिंदी में गज़लें नहीं लिख सकते थे आप? जैसे दुष्यंत कुमार ने जी बिल्कुल दुष्यंत कुमार जी ने तो बहुत ही अच्छा लिखा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और उनको भी सुना और सुन करके बड़ा अच्छा लगा। उस समय मुझे जो पीर ने या दोस्तों ने कहा वो मैंने किया। ऐसा कोई मेरा अंदेशा या अंदाजा नहीं था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बस यही एक कारण रहा है और कोई कारण नहीं रहा। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू का उपयोग बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान सीमित है उर्दू में। तो ज़्यादातर जो है लिखा हिंदी में ही है। कुछ शब्द कभी उर्दू के कुछ समझ में आए तो हमने उपयोग किए, उनको उधार लिया। लेकिन हिंदी ही हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हम लिखते हैं। योगेश जी, आपकी पसंद की कौन सी गज़ल इस वक्त आप लिसनर्स को सुनवाएंगे, जो किसी की गाई हुई हो या मशहूर हो या फिल्मी भी हो? एक गज़ल है जो अर्थ मूवी के अंदर फिल्माई गई है, जगजीत साहब ने गाया है उसको, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं। प्रोग्राम में चाय पे चर्चा और हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश कुमार सिंघल। योगेश जी, बताएं कि आप योगी कब और कैसे हो गए? जब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी जो एमडी में गाइड रही हैं डॉक्टर रेखा भटनागर, मैं पूरे उदयपुर उनको जानता है और उनके जैसा स्नेह जितना वो देते हैं अपने स्टूडेंट्स को और सभी आम जनता को, कोई ऐसा कहना मुश्किल है कि कोई और भी कर पाए। तो मैम मुझे प्यार से योगी कहती हैं, तो वहीं से योगी आ गया। और इसी को आपने गज़ल लिखते वक्त तखल्लुस बना? जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि योगी बनकर लिखने का क्या आनंद है? योगी बनकर लिखने का आनंद तो बस इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो भी श्रोता सुन रहे हैं, कि कोई भी शायर या गज़लकार, वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस होता है कि एक अधूरापन उसके जीवन में होता है। और जो ये शायर लोग जो अपना तखल्लुस या अपना एक उपनाम या जिनको हम कहते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनको कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो योगी जब मेरे साथ जुड़ जाता है तो मैं शायद कहीं एक पूर्ण व्यक्ति बन पाता हूँ या कंप्लीट इंसान बन पाता हूँ। योगेश जी यानी योगी, आपकी लिखी हुई ये गज़ल इस वक्त क्यों ना?
श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा। वीराने ही छाए हैं गुलशन पे बहार बनके, वीराने ही छाए हैं गुलशन पे बहार बनके, जिंदगी हो गई तार तार बेकार बनके। वीराने ही छाए हैं गुलशन पे बहार बनके, जिंदगी हो गई तार तार बेकार बनके। मंडराते हैं साए जेहन में ख्याल बनके, मंडराते हैं साए जेहन में ख्याल बनके, हंसी आई गमों में मददगार बनके। बेसबब है आंधियों में चिराग जलाना, बेसबब है आंधियों में चिराग जलाना, हर कोशिश हुई नाकाम बेकार बनके। नशेमंद से लाकर कफस में पटक दिया, नशेमंद से लाकर कफस में पटक दिया, कर दिया जान का सौदा दुकानदार बनके। नशेमंद से लाकर कफस में पटक दिया, कर दिया जान का सौदा दुकानदार बनके। रिश्तों की अहमियत समझाते हैं रिश्ते, रिश्तों की अहमियत समझाते हैं रिश्ते, रिश्तों को तोड़ा है रिश्तेदार बनके, रिश्तों को तोड़ा है रिश्तेदार बनके। बहुत ही सुंदर। योगी जी, एक गजल इस वक्त श्रोताओं को और सुनवाएंगे, उसके बाद और बातें करेंगे। रेडियो लेक सिटी में चाय पे चर्चा प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश कुमार। योगेश जी, कुछ गजलें तो हमने ब्रेक पर जाने से पहले सुनी, कुछ गजलें क्यों ना आपकी लिखी हुई और सुनवाएं इस वक्त। ये गजल है, ये मैं श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहूंगा कि तेरे शहर का अंदाज कुछ अलग अलग सा है, तेरे शहर का अंदाज कुछ अलग अलग सा है, तेरे बिना इसका हाल कुछ अलग अलग सा है। मौसम की बारिश भी तेरे बिना राहत नहीं देती, मौसम की बारिश भी तेरे बिना राहत नहीं देती, आज न जाने दिल का जज्बात अलग अलग सा है। हो गई है शराब बेनशा बेअसर, हो गई है शराब बेनशा बेअसर, तेरे बगैर इसका स्वाद कुछ अलग अलग सा है। तेरी गलियों में जा भूला अपने दिल का रास्ता, तेरी गलियों में जा भूला अपने दिल का रास्ता, मेरे घर का रास्ता कुछ अलग अलग सा है। तेरा हर रिश्ता अब मेरा, तेरा नाम भी मेरा है, तेरा हर रिश्ता अब मेरा, तेरा नाम भी मेरा है, अपना वजूद भी लगता तो कुछ अलग अलग सा है, अपना वजूद भी लगता अब तो कुछ अलग अलग सा है। एक गजल और। जी, ये एक और रचना है जो आपके सामने प्रस्तुत है। चेहरे पे चेहरा लगाए लगते हैं, चेहरे पे चेहरा लगाए लगते हैं, क्यों मुझे अपने पराए लगते हैं। आंसुओं के सागर से भीगता दामन मेरा, तुझको करके याद जख्मी दिल मेरा। आंसुओं के सागर से भीगता दामन मेरा, तुझको करके याद जख्मी दिल मेरा, हर तरफ अजनबियों के साए लगते हैं, क्यों मुझे अपने पराए लगते हैं। शिकवे शिकायत भी तुम्ही से, नफरत मोहब्बत भी तुम्ही से, शिकवे शिकायत भी तुम्ही से, नफरत मोहब्बत भी तुम्ही से, अब इन बातों में छलावे लगते हैं, क्यों मुझे अपने पराए लगते हैं। जिंदगी ने क्यों मिलाए हमसे तुम, जिंदगी ने क्यों मिलाए हमसे तुम, आप भी हमको तो कातिल लगते हैं, क्यों मुझे अपने पराए लगते हैं। योगेश जी, बातचीत को जारी रखेंगे, फिलहाल श्रोताओं को सुनवाते हैं एक और गजल। चाय पे चर्चा में हमारे साथ हैं एक लेखक और डॉक्टर योगेश कुमार योगी। योगेश जी, आप के हिसाब से किसी भी प्रोफेशन में व्यक्ति चाहे किसी भी पेशे में, जैसे आप पेशे से चिकित्सक हैं, तो उसके साथ साथ कोई व्यक्ति को सृजन करना क्या जरूरी होता है? कोई भी सृजनात्मक कार्य है या कोई भी क्रिएटिव वर्क है तो वो एक प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से या कह सकते हैं डायरेक्टली तो अपने प्रोफेशन में कोई हेल्प करे या मदद करे ऐसा कहीं लगता नहीं है। पर हाँ, एक प्रोफेशनल व्यक्ति को मानसिक शांति का जो अनुभव है वो सृजन के द्वारा प्राप्त होता है। और जब मानसिक शांति किसी व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में काम करते हुए जब मिलेगी तो वो अपने प्रोफेशन पे भी बेहतर रूप से ध्यान दे पाएगा, कंसंट्रेशन दे पाएगा। जैसे मैं चिकित्सक हूँ और अगर मुझे मेरे सृजन से, मेरी रचनाओं से अगर मुझे मानसिक शांति का अनुभव होता है तो जब मेरे पास कोई मरीज आएगा तो मैं उसको बेहतर तरीके से देख पाऊंगा, क्योंकि मैं मानसिक रूप से काम हूँ, शांत हूँ। जी। डॉक्टर योगेश कुमार योगी, जाते जाते उदयपुर के लोगों से क्या कहेंगे? सर, उदयपुर तो मेरा भी शहर है और बहुत ही प्यारा शहर है। जितना प्यार उदयपुर के लोग देते हैं
बाहर वाले व्यक्तियों को, क्योंकि उदयपुर के लोगों की कहना चाहिए कि इनका जो टूरिस्ट या जो बाहर से घूमने आते हैं उन लोगों के प्रति जो प्यार प्रदर्शित करने का नजरिया है, वही नजरिया यहाँ पे कोई बाहर से अगर कोई नौकरी करने आए व्यक्ति उसके प्रति भी रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति बाहर से आते हैं वो अधिकतर अमूमन रूप से उदयपुर के होकर के ही रह जाते हैं, जैसे कि मैं भी उनमें से ही एक हूँ। योगेश